फ्लोरिडा वेब सीरीज एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है जहाँ पर हमें दिल्ली को पास्ट में दिखाया जाता है, जिस समय वो मॉस को छोड़कर वहाँ से BMW लेकर भाग जाती है और सीधा फ्लोरिडा आ जाती है। मगर जिस समय दिल्ली फ्लोरिडा पहुँचती है तो वो कुछ ही टाइम बाद माइक को उसकी सिस्टर पैक्सी के साथ देख लेती है और वो समझ जाती है कि माइक उसको ढूंढने यहाँ पर आया है मॉस के कहने पर। इसी के बाद दिल्ली ये प्लान बना लेती किस तरह से माइक को धोखा देकर ये साबित करेगी कि वो मर चुकी है, क्योंकि मॉस से बचने का उसके पास केवल यही तरीका है कि वो खुद को मरा साबित कर दे। तो अपनी इसी प्लानिंग को पूरा करने के लिए दिल्ली एक क्लब जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसकी एम्बुलेंस ड्राइवर से होती है और वो उस इंसान को भी इस प्लान में शामिल कर लेती है। और इस चीज में दिल्ली की पूरी तरह से वो एम्बुलेंस ड्राइवर मदद करता है, क्योंकि उसको मेडिकल की काफी अच्छी नॉलेज होती है, जिसमें वो उसके लिए फेक ब्लड इस तरह के इंसुलिन का जुगाड़ कर देता है, जिससे दिल्ली धड़कनें काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और वो अपने इस प्लान को अच्छी तरह से अंजाम भी दे देते हैं, जिसमें माइक पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि दिल्ली मर चुकी। मगर माइक के जाते ही जैसे वो एम्बुलेंस ड्राइवर दिल्ली को अपनी एम्बुलेंस में डालकर वहां से ले जाने लगता है, उसी टाइम वो जेल से भागा हुआ कैदी एक कार से उस एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मारता है, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन दिल्ली ये सब देखकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और इस एम्बुलेंस के एक्सीडेंट के कारण ही दिल्ली का सारा प्लान फेल होता दिखता है उसे, जिस कारण से दिल्ली खुद ही चलकर माइक के पास आ जाती है। और अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब दिल्ली का सारा प्लान फेल होने के बाद माइक को ये पूरी बात सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह से उसने ये प्लानिंग करी थी। और अब दिल्ली के पास बिल्कुल भी पैसा और रहने की जगह भी नहीं है, जिस कारण से उसको माइक के पास आना पड़ा। और अब दिल्ली माइक को ये भी बताते है कि अगर वो उसको दोबारा से मॉस के पास ले गया तो इस बार मॉस उसको जरूर जान से मार देगा। और माइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अब दोबारा से माइक मॉस को फोन कर ये बात बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और अब ये बात 100% क्लियर है। तो अब मॉस ये बात सुनकर माइक को दोबारा से वापस आने के लिए बोल देता है, लेकिन माइक ये बात सुनकर साफ साफ मना करता है, क्योंकि उन दोनों की डील हुई थी कि अगर वो दिल्ली को ढूंढ लेता है तो उसका कर्जा माफ हो जाएगा और वो दोबारा से उसके लिए कभी काम नहीं करेगा। लेकिन मॉस अब दोबारा से चालाकी कर देता है और वो सब बताता है कि उन दोनों की डील ये हुई थी कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा वापस लेकर आता है तो उसका कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अब उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है तो उसको दोबारा से उसके पास आकर काम करना होगा और अपना कर्जा उतरने तक उसका ही काम करते रहना होगा। अब इस चीज से माइक बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। मगर साथ समय माइक और मॉस ये सारी बातें फोन पर कर रहे हो, उसी समय दूसरे कमरे को क्लीन करते हुए उस मोटेल के ऑनर की वाइफ ये सारी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि माइक कोई आम इंसान नहीं है, ये काफी टेढ़ा इंसान है। वापस आने पर माइक दिल्ली को साफ साफ बताता है कि उसको यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए और वो वापस मॉस के पास जा रहा है। और उसका ये ड्रामा अब जिंदगी भर कंटिन्यू रहेगा कि वो मर चुकी है, क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी सच नहीं बताने वाला। मगर अब दिल्ली माइक को बताती है गिल ने मॉस को बताया था एक स्पेनिश शिप के बारे में जो डूब गया था, उसके अंदर काफी सारा खजाना था। मगर गिल ने किसी तरह से उस डूबे हुए शिप को ढूंढ लिया था और उसके अंदर का खजाना भी उसको मिल गया, जो उसने फ्लोरिडा में यहीं पर कहीं ना कहीं छुपा रखा है। और ये बात सुनकर मॉस ने भी अपना एक आदमी गिल के कहने के बाद उस जगह पर ढूंढने के लिए भेजा था, जहाँ पर गिल ने अपना सारा खजाना एक ट्रक के अंदर रखकर खड़ा कर रखा था। मगर मॉस के आदमी को वहाँ पर वो ट्रक नहीं मिला, जिस कारण से मॉस ने गिल को उसी टाइम जान से मार दिया। और दिल्ली भी उसी ट्रक के लिए यहाँ पर आई है और जिस समय ये सारी बातें हो रही थी दिल्ली ने ये सभी बात सुन ली थी, जिसके बाद वो सीधे यहाँ फ्लोरिडा आ गई उस खजाने को ढूंढते हुए। और उसे भी लगता है कि गिल का खजाना आस पास ही फ्लोरिडा में ही कहीं पर है, जो उन लोगों को ढूंढना चाहिए। मगर माइक को ऐसा लगता है कि गिल एक गैम्बलर था और उसने अपनी जान बचाने के लिए केवल मॉस से ये सब बोला होगा। मगर दिल्ली को साफ साफ लगता है कि खजाना जरूर यहीं कहीं है और वो माइक की हेल्प चाहती है वो खजाना ढूंढने में, क्योंकि अगर उन लोगों को खजाना मिल जाता है तो उन लोगों को जिंदगी में कभी मॉस के पास लौटकर वापस नहीं जाना पड़ेगा और वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। तो अब माइक भी इस कंडीशन पे एग्री हो जाता है कि वो लोग एक बार गिल का वो खजाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन लोगों को वो खजाना मिलता है तो ठीक है, वरना वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, जिसमें माइक मॉस के पास चला जाएगा और दिल्ली यहाँ से कहीं दूर निकल जाएगी। और अब माइक दिल्ली को ये बात बताता है कि उसको पता चला है कि गिल की एक प्राइवेट बोट इस जगह पर है, कि शायद उन लोगों को उसकी प्राइवेट बोट के अंदर कुछ मिल जाए। और साथ में जब तक इन दोनों का अब काम पूरा नहीं हो जाता है, दिल्ली माइक के साथ इसी होटल में एक साथ रहेगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर आयरीन गिल की मौत के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अपनी बॉस को देती है, जिसमें वो बताती है कि उन लोगों का शक मॉस के ऊपर है। मगर जिस समय गिल की मौत हुई थी उस समय मॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी के अंदर था। इस चीज का उसके पास गवाह भी है, मगर अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड मिल नहीं पा रही है और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ अब ऑफिसर एंडी दोबारा से जाकर माइक से मिलते हैं और वो उससे ये बात पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस समय उस घर के अंदर गोलियां चली थी उस
रात को वो कहाँ पर था। तो वो एंडी को बताता है कि वो उस समय अपने इस मोटेल के रूम में ही था, क्योंकि इंस्पेक्टर एंडी अभी तक उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें डैली ने खुद को जान से मारने की प्लानिंग करी। मगर एंडी को नहीं पता है कि वो एक झूठी प्लानिंग थी और वो अभी तक उसको सच समझकर उसको इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। और इससे पहले एंडी की बात पूरी होती वहीं पर एंडी डैली को भी माइक के साथ देख लेते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जिस लड़की की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लड़की माइक के साथ ही है। तो उनको ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ उस मोटेल की ओनर की वाइफ, जो माइक को फोन पर मौत से बात करते हुए सुन लेती है, वो सीधा जाकर ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है और वो बोलती है कि उन लोगों को माइक को इस होटल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो उसको ठीक आदमी नहीं लग रहा है और वो उन लोगों को फंसवा सकता है। मगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बात समझाता है कि माइक उन लोगों को इस सब के अच्छे दाम दे रहा है और उन लोगों को चुप रहकर अपने पैसों से मतलब रखना चाहिए। उसे माइक के कामों से कोई मतलब नहीं है। पैसों के लिए उसकी वाइफ भी अपना मुंह बंद रखती है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर जिसकी माइक ने एयरपोर्ट से गन चुरा ली थी, वो अब एक गन खरीदने के लिए फ्लोरिडा की एक मार्केट में जाता है, जहाँ वो एक गन खरीदने की कोशिश करता है। मगर वहाँ से उसको कोई भी बेचने से मना कर देता है, क्योंकि सबको पता होता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है। मगर वहाँ से बाहर निकल रहा होता उसी टाइम उसे एक छोटा बच्चा एक गन लाकर बेच देता है। तो छोटे बच्चे को वो गन ऐसे ही कहीं पर पड़ी हुई मिली होती है। मतलब अब ये ऑफिसर ने एक इलीगल गन खरीद ली है, वो भी दूसरे देश में। यहाँ माइक और डैली अब उस बोट तक पहुंच जाते हैं पर गिल की वो प्राइवेट बोट खड़ी होती है। और यहाँ पर माइक जब वहाँ के उस बोट की देखभाल करने वाले इंसान से गिल की उस बोट की चाबी लेने की कोशिश करता है, वो बंदा माइक को चाबी देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी बंदे अपने क्लाइंट की बोट की चाबी नहीं दे सकता। तो अब माइक उसको डराने के लिए उसके बाल पकड़कर उससे जबरदस्ती वो चाबी ले लेता है, जिस कारण से वो डरकर उसे चाबी दे देता है। लेकिन बोट के अंदर उन दोनों को कोई खास चीज नहीं मिलती है जिससे उन्हें पता चल सके कि गिल ने असलियत में खजाना कहाँ छुपा रखा है। इन डैली को अभी भी ऐसा लगता है कि खजाना है और उन लोगों को और ज्यादा ढूंढना चाहिए उस खजाने को, क्योंकि डैली ने अभी तक जो भी कुछ किया वो सब कुछ उस खजाने के लिए ही किया है और वो लोग इतनी जल्दी से हार मानकर वापस नहीं जा सकते। तो अब माइक डैली की ये बात सुनकर दोबारा से मॉस को कॉल कर देता है और अब वो उसको बेवकूफ बनाते हुए ये बात बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड को जिन भी लोगों ने मारा है उन लोगों ने उसको छोटा दिखाने के लिए या उससे कोई बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है, और अगर वो चाहे तो वो वहीं पर रुककर उन लोगों के बारे में पता लगा सकता है जिन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। मगर इसके बदले में उन लोगों की डील दोबारा से यही रहेगी, अगर उसने उन लोगों के बारे में पता लगा लिया तो वो उसके ऊपर चढ़ा सारा कर्जा माफ कर देगा और वो दोबारा से उसके लिए कभी काम नहीं करेगा। अब मॉस का एटीट्यूड और ज्यादा चढ़ जाता है कि उससे बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को मारा गया, तो वो इसके लिए माइक को हाँ कर देता है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर जिसने इलीगल गन खरीद ली है, वो अपनी फैमिली के साथ जब ट्रैवल कर रहा हो तो ओवर स्पीड के कारण उसको पुलिस रोक लेती है और जब उसकी चेकिंग करी जाती है तो उसके अंदर वो इलीगल गन मिल जाती है। और अब इस इंस्पेक्टर अपने देश से बाहर फ्लोरिडा में सजा हो जाती है, जिसमें उसे जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ आयरिस दोबारा से माइक के पास कॉल कर और वो माइक से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि जिस समय गिल की मौत हुई थी क्या उस समय मॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तो इस चीज के लिए माइक भी हाँ कर देता है कि उस समय मॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही था, क्योंकि मॉस ने गिल को मरवाने का काम किसी और से करवाया, ना कि उसने खुद किया है। इधर डैली अपने साथ लाए एक पेन ड्राइव उसी मोटेल की एक तस्वीर के पीछे छुपा देती है और इस पेन ड्राइव के बारे में डैली माइक को भी नहीं बताती है, क्योंकि असलियत में ये पेन ड्राइव मॉस का है, जिसके अंदर मॉस के सारे काले धंधों काफी सारी इंफॉर्मेशन है। और डैली ये पेन ड्राइव मॉस से खुद को बचाने के लिए लाई कि अगर किसी दिन मॉस उसको पकड़ लेता तो वो इससे मॉस को ब्लैकमेल कर सकेगी। इसके बाद माइक जाकर सीधा अपनी सिस्टर पैकी से मिलता है और पैकी उसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है जहाँ पर इस समय वो एम्बुलेंस ड्राइवर एडमिट है जिसने डैली के साथ मिलकर उसकी मौत की प्लानिंग करी थी। और अब माइक अपनी सिस्टर पैकी को उस इंसान की कुछ डिटेल निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि ये काम वो आराम से कर सकती है। यहाँ आयरिस को उसके बॉस मिलने के लिए उसके कैबिन में बुलाते हैं, क्योंकि अब उसकी बॉस को ये बात पता चल चुकी है कि मॉस के लिए उसका एक्स हस्बैंड माइक भी काम करता है और अब वो लोग आयरिस पर इस केस में भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वो उसी टाइम आयरिस को उस केस से बाहर निकाल देते हैं और वो केस उसी के एक सीनियर ऑफिसर को मिल जाता है। दूसरी तरफ अब मॉस को भी अपनी तिजोरी देखकर ये बात पता चल जाती है कि डैली ने यहाँ से भागने से पहले उसका वो पेन ड्राइव भी चोरी कर लिया है, जिसके अंदर उसके सभी काले धंधों का डाटा है। अब इस बात से माइक और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर वो पेन ड्राइव किसी के हाथ लग गया तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ माइक आज अपनी फैमिली के साथ रात का डिनर करने जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर और उसके डैड भी आए होते हैं और उसके डैड अपनी डॉटर सन के लिए एक गिफ्ट लाए होते हैं
जो एक पुराना सा रेडियो होता है जो उन्होंने एक चोर बाजार से खरीदा है, जो कि एक कॉलोनियल नाम की जगह पर लगती है। अब ये जगह का नाम सुनते ही माइक को याद आता है गिल ने बताया था कि उसका एक ट्रक इसी जगह के पास में खड़ा हुआ है जहाँ पर ये चोर बाजार लगती है, और उसे समझ में आ जाता है कि गिल ने अपना सारा खजाना उसी ट्रक के अंदर रखा होगा। तो माइक सीधा ही उस कॉलोनियल मार्केट तक निकल जाता है, जहाँ पर वो उस ट्रक को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे वो ट्रक नहीं मिलता है। तो वहीं पर बैठे एक सिक्योरिटी गार्ड से बात पता लगाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक ट्रक खड़ा करा था, मगर अब वो ट्रक यहाँ नहीं है। तो वो गार्ड उसे समझाता है ये नो पार्किंग एरिया है, और अगर इसने यहाँ पर ट्रक खड़ा किया था तो वो ट्रक पुलिस ने टो कर लिया होगा, और अब वो ट्रक एक चर्च के पास बने पार्किंग एरिया में शायद होगा, जहाँ पर एक काफी बड़ा पानी से भरा हुआ गड्ढा है। तो अब ये बात सुनते ही माइक को समझ में आ जाता है कि वो ट्रक कहाँ पर है। अब ये बात पता चलते ही माइक डायरेक्ट ही डेली को कॉल कर ये बात बताता है कि शायद उसको सोना मिल गया है। मगर जिस समय माइक डेली को ये बात बता रहा होता है, उस समय हम देखते हैं कि डेली उस टाइम माइक के डैड सनी के साथ बैठी हुई है। इसका मतलब डेली माइक के डैड सनी से मिली हुई है। पर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है।